नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। साम दाम दंड भेद। जी हां, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को बर्बाद कर देना चाहती है। और आज बेबाक में मैं न सिर्फ ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं बात करूंगा लालू प्रसाद यादव की भी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है और हम बात करेंगे उनके विरासत की। और मैं आखिर ममता बनर्जी को लालू प्रसाद यादव से क्यों उनकी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं आजाद भारत के इतिहास में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया। 1990 में उन्होंने अडवाणी की रामरथ यात्रा को रोक लिया था और उसके बाद बीजेपी ने यह ठान लिया था कि हमें लालू जी को किसी भी हालत में सबक सिखाना है, और फिर भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई। नतीजा आपके सामने है। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा ममता बनर्जी के साथ। दोस्तों, साम दाम दंड भेद के साथ ये लोग ममता बनर्जी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उन्हें बदनाम करने में लगे हुए हैं। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। जी हां, सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर ये प्रचार कर रही है कि देखिए, ममता बनर्जी को अल्लाह अकबर कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो किस तरह से अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रही हैं और इस्लाम से जुड़े जो नारे हैं उनका जिक्र वो कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्हें जय श्री राम से आपत्ति है, मगर अल्लाह अकबर से ना जो है उन कोई आपत्ति नहीं है, जो अपने आप में सरासर झूठ है। क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ ये बात नहीं कही थी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिस वीडियो क्लिप के जरिए प्रचार प्रसार कर रही है वो आप सुनिए। अल्लाह ताला सकल के भालो रखो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सकल के भालो रखो अल्लाह। सुना आपने? मगर हकीकत ये नहीं थी दोस्तों। बाकायदा मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ट्रोल्स का इस्तेमाल किया गया इस झूठ के प्रचार प्रसार के लिए। मसलन आपकी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ की टाइम्स नाउ भी ये खबर चला रही थी। हकीकत क्या है अब मैं आपको बतलाने वाला हूं, क्योंकि जिस वीडियो का इस्तेमाल बीजेपी ममता बनर्जी को टारगेट करने के लिए कर रही है, हकीकत में ममता बनर्जी ने उस वीडियो में हिंदू धर्म का भी जिक्र किया था, दुर्गा देवी का जिक्र किया था, इस्लाम का जिक्र किया था, वाहिगुरु का जिक्र किया था, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसका भी जिक्र किया था। अब आप सुनिए वो पूरा वीडियो, जिससे भारतीय जनता पार्टी के ये जो पूरा झूठ है वो धराशायी हो जाता है। सुनिए। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मागो সকলের মঙ্গল কামনা করো মা। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো, আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রাখো আল্লাহ। আমরা গডের কাছে প্রার্থনা করে বলি মে গড ব্লেস অল। সবাইকে আমরা বলি দোয়া করো। আমি বলি বয় গুরুজি কা খালসা বয় গুরুজি কা ফতে। সবাইকে ভালো রাখুন গুরু নানক গুরু গোবিন্দ जी। সকলে ভালো থাকুন, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जैसे मैंने कहा ना, टाइम्स नाउ उस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पर न्यूज डिबेट्स हो रहे हैं। चाहे वो टाइम्स नाउ हो, रिपब्लिक हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, हर जगह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत दूर है। और यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं, प्रीति गांधी, और दूसरा एक बीजेपी ट्रोल हैं जिनका नाम शेफाली वैद्या है। ये दोनों इसी वीडियो का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जबकि इन्हें बतलाया जा चुका है कि जो वीडियो आप दिखा रहे हैं वो अधूरा है, वो झूठा है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके उस बयान का पूरा अनुसरण कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब यह बयान दिया था उनका अर्थ कुछ और था, मगर प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए, वो 24 सेकंड सुनिए जो प्रधानमंत्री ने कहे थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो,
किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो सुना आपने, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर तरह से झूठ बोलो। कहीं ना कहीं दोस्तों ये फलसफा बन गया है बीजेपी का। जब भी इन्हें अपने विरोधियों पर हमला करना होता है तो न जाने क्यों ये लोग झूठ का जो है सहारा लेते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लगी हुई है उसका जिक्र अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने एक और कार्यक्रम में किया था, बेबाक में, जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि आज पराक्रम दिवस का मौका है, हम नेताजी को याद कर रहे हैं। भीड़ में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम के नारे की भी एक गरिमा होती है। अगर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो बात समझ आती है, मगर जय श्री राम के नारे के साथ मोदी मोदी के नारे, वो भी नेताजी के पराक्रम दिवस पर। किस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे बीजेपी को मिर्ची लगा दी थी, आप सुनिए किस तरह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपनी बात कही थी। देखिए। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और इसका नतीजा यह हुआ दोस्तों कि बीजेपी ने ममता को टारगेट करना शुरू कर दिया न्यूज चैनल्स के जरिए। अब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंचार्ज हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि आपको जय श्री राम में क्या आपत्ति है। जय श्री राम में कैलाश जी किसी को आपत्ति नहीं है। जी हां, वैसे हकीकत यह भी है कि राम को जितना बदनाम भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र ने किया है, किसी और ने नहीं किया। राम मंदिर के नाम पर अब भी कई जगहों पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, और बात वहां पर भी नहीं रुकती। कई जगहों पर ऐसी खबरें भी आई हैं, मसलन उत्तर प्रदेश में खबर आई थी कि मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, दरअसल उसके पीछे पूरा एक झूठा प्रचार प्रसार था। लोगों को ठगा जा रहा था, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, और कई जगह पर मंदिर के लिए जो है जानबूझकर धमकाया जा रहा है, लोगों के लिए जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है। यह जो खबर आपके मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, अब दिल्ली में जो दंगा प्रभावित इलाके थे, जहां करीब 60 लोग मारे गए थे दिल्ली में हुए दंगों में, अब वहां से बीजेपी जो है अपनी यात्रा निकालेगी मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मंदिर के लिए चंदा तो 1992 से इकट्ठा हो रहा है ना, अब आप क्यों मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका वाकई आपकी राम में आस्था है तो आप उन जगहों से क्यों गुजरेंगे जहां पर दंगे हुए थे, जहां पर अब भी हिंसा की काली यादें हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि ये लोग राम का नाम का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने विरोधियों को टारगेट करते हैं, बल्कि समाज के अंदर नफरत फैलाने का एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्या इस बात से बचा जा सकता है? क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? मैं 2 मुद्दों की बात कर रहा हूं दोस्तों यहां, ममता बनर्जी और राम के नाम पर जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं। और इसी से जुड़ जाता है हमारा अगला चेहरा इस कार्यक्रम का, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की हालत बहुत गंभीर है। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाकायदा रांची से दिल्ली एक चार्टर्ड विमान में लालू प्रसाद यादव को लाया गया है। आप इस विमान से देख सकते हैं तेजस्वी यादव उतर रहे हैं, लालू की पत्नी राबड़ी देवी जो हैं वो खड़ी हुई हैं, टारमैक पे बातें कर रही हैं, और तेजस्वी यहां पर उतरते हैं। अब इसके बाद अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं लालू जी की। एक ये छोटी सी तस्वीर है दोस्तों, जब वो उतर जाते हैं और उसके बाद किसी ने ये तस्वीर ली है। अब ये वीडियो देखिए जो आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव को जिस एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, उन्हें एम्स पहुंचाया जाता है।
लालू जी की हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि इस वक्त उन्हें बहुत सी गंभीर बीमारियां हैं। उनकी डायबिटीज जो है वो बेकाबू हो चुका है। उनकी जो किडनी है वो सिर्फ 25% काम कर रही है और इस वक्त ये कहा जा सकता है कि वो बहुत बहुत गंभीर हालात में है। लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे तेजस्वी यादव सामने उभर कर आए हैं। आप जानते हैं, उस वक्त मैं स्कूल कॉलेज में था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा निकाली थी, और उसको निकालने की वजह सिर्फ सियासत थी। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था कि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आ गए हैं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय राम रथ यात्रा निकालने के। जिसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मंडल कमीशन ना लाया गया होता या मंडल रिपोर्ट ना लाई गई होती तो आडवाणी राम रथ यात्रा नहीं निकालते। ये बात किसी और ने नहीं, इस बात की तस्दीक खुद जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी, और जॉर्ज फर्नांडिस की इस बात को कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। जब वो राम रथ यात्रा शुरू हुई थी ना दोस्तों, वो जहां जहां से गुजरी थी वहां हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। भारत का एक पूरा मानचित्र था जहां जहां से राम रथ यात्रा गुजरी थी। और उस वक्त मुझे याद है एक शख्स यानी कि लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस राम रथ यात्रा को रोक दिया था। मगर राम रथ यात्रा और रोकने से पहले उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी सांप्रदायिकता के बारे में, सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, मंदिर के बारे में और धर्म के बारे में। यह बयान उन्होंने 1990-91 के दौरान दिया था। सुनिए दोस्तों क्या कहा उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जी हां, अगर मंदिर ही नहीं रहेगा और मंदिर के अंदर घंटी बजाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, अगर हिंसा होती रहेगी तो वाकई पहुंचेगा कौन मंदिर? और कितनी सही बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, 1990 से 1993 तक जब से रामरथ यात्रा शुरू हुई, उसके बाद बाबरी ढाया गया, उसके बाद मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद मुंबई में दंगे हुए, इन 3 सालों में करीब 3 से 3,500 लोग औपचारिक तौर पर इस हिंसा में मारे गए थे। लालू प्रसाद यादव ने यह बात कही थी, इसमें कुछ गलत नहीं था, और लालू जी को भारतीय जनता पार्टी कभी माफ नहीं कर पाई। यह ठान लिया उसने कि लालू जी को किसी भी सूरत में बर्बाद करना है, राजनीतिक तौर पर भी। और उसे लग रहा था कि लालू जी की विरासत को पूरी तरह से बदनाम भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक अरसे तक यह माना जा रहा था कि शायद तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। मगर फिर क्या होता है, बिहार चुनाव आता है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव पूरे जोरदार तरीके से मैदान में उतरते हैं और बीजेपी को टक्कर देते हैं। तेजस्वी का मोर्चा हार जरूर जाता है, मगर तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, जो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और यही नहीं, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ने खुद को एक नेता, एक मंझे हुए नेता के तौर पर पेश किया है। मसलन ये वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से वो एक स्थानीय अफसर को फोन करते हैं, जहां वो विद्यार्थियों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जब उस नौकरशाह को पता चलता है कि तेजस्वी उनसे बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से हिल जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें पता चलता है कि तेजस्वी बतौर नेता क्या मादा रखते हैं। सुनिए। यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज हुआ, तभी रात में भी लाठीचार्ज हुआ। गदरीबाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का उन लोगों का जो सामान था वो उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं।
इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ कर कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं, इनका एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइए? कब तक होते अभी हिसाब लीजिएगा। हम भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहा आप है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। ना। तो एक तरफ तो तेजस्वी हैं, मगर दूसरी तरफ इस खबर के मुताबिक क्या आप जानते हैं कि अब तक नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को, खुद लालू यादव को या उनकी पत्नी को अब तक फोन नहीं किया है उनके स्वास्थ्य का पता करने के लिए। देखिए, हमारे रिवाजों में, हमारे धार्मिक रिवाजों में भी और भारतीय संस्कार भी हैं कि देखिए, चाहे सामने वाला आपका जितना बड़ा भी दुश्मन हो, मगर जब उसकी हालत गंभीर हो तो हमें उससे फोन करके उसके स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में पता करना चाहिए। मगर नीतीश ने अब तक फोन तक नहीं किया एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक। और वजह क्या बताई कि इससे पहले मैंने एक बार फोन किया था, तब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मैं नीतीश जी से बात पूछना चाहता हूं, अगर तेजस्वी ने यह बात कही भी है, आप तो एक बुजुर्ग हैं, आप तो लालू यादव के समकक्ष, उनकी बराबरी के थे। अगर तेजस्वी ने कोई गैर जिम्मेदाराना या अपरिपक्व बात कह दी तो क्या आप भी उसी तरह का बर्ताव करेंगे? आखिर नीतीश जी जैसे समझदार परिपक्व राजनेता को हो क्या गया है? ये वीडियो याद है आपको उनका? ये देखिए फिर से। और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? आजकल आप बौखलाए रहते हैं। लालू प्रसाद यादव गंभीर हैं, आप उन्हें फोन करने के बजाय आप कहते हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हो जाती है ना, कि उसने मेरा खिलौना छीन लिया था इसलिए मैं उससे बात नहीं करूंगा। यह अपने आप में बहुत कुछ बतलाता है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी पर भारतीय जनता पार्टी की सोच हावी हो गई है, इसलिए आप लालू प्रसाद यादव से बात भी नहीं करना चाहते हैं उस वक्त जब उनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव के गिरते स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है दास्तान लालू यादव के विरासत की भी। अब उन्हें कौन संभालेगा? एक बात तय है, अगर तेजस्वी यादव गंभीरता से संजीदा राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं तो मेरे जहन में इतना सा भी शक नहीं है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। मगर उन्हें गंभीरता दिखानी पड़ेगी, संजीदगी दिखानी होगी। यह चतलाना होगा कि वो 24 आवर पॉलिटिशियन है, 24 घंटे के राजनेता हैं। मसलन जब कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त तेजस्वी अचानक गायब हो गए थे। बताया जाता है वो दिल्ली में थे, जबकि उन्हें कहीं ना कहीं बिहार में जमीन पर रहना चाहिए था, लोगों के मुद्दे उठाने, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार भी बाहर नहीं निकल रहे थे। हां, तेजस्वी बाद में सक्रिय हुए, मगर अगर आप चाहते हैं कि बिहार अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें आपके चेहरे में देखें तेजस्वी जी, तो आपको संजीदगी से काम करना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में उतरना होगा। हकीकत यह है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और आज इस कार्यक्रम में मैंने आपको यही बतलाया कि एक तरफ ममता बनर्जी, जिन्हें साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, क्योंकि वही एक राजनेता हैं जो इस वक्त पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, जिनकी हालत बहुत गंभीर है, जो 1990 से लेकर अब तक पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता का सामना करते रहे। तो यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों। ये दोनों राजनेता हमारी राजनीति के लिए एक खास मुकाम रखते हैं। और जाते जाते ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां मोदी जी ममता जी के साथ बैठे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ है। नेताजी के पराक्रम दिवस में ये वीडियो देखिए, यहां पर वो ममता बनर्जी के साथ घूम रहे हैं, यहां पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है। कुछ दिनों पहले कच्छ में जब ये गए थे, आपको याद होगा किसानों से मिले थे, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मोदी जी बगैर मास्क के चल रहे हैं
और वो फिर किसी दुकान में जाते हैं और दुकान वाला उनको मास्क देता है, तो मोदी जी वो मास्क लेने से मना कर देते हैं। आप ये वीडियो देखिए। साहब ने मास्क प्लीज आप काला क्वेश्चन ना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि आप मास्क पहनने से डर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस वक्त आपकी लोकप्रियता की तुलना में आपकी बात जब आप कहते हैं, उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, तुलना में कोई भी नहीं है। तो फिर आप ये क्या मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? कोरोना क्या पूरी तरह से खत्म हो गया है? अभी तो पूरी तरह से वैक्सीन भी नहीं लगाया गया है। तो मोदी जी आखिर मास्क लगाकर क्यों नहीं घूम रहे हैं? दूसरों के लिए अलग पैमाने और अपने लिए अलग पैमाने क्यों मोदी जी? इस बात पर गौर कीजिएगा। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।